गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो उत्तक चैप्टर है उसमें तरल उत्तक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि खास तौर से जो उत्तक होता है या जिसे कि संवहनीय उत्तक भी कहते हैं, इसमें हम लोग रक्त के बारे में यानी रक्त वाहिनिकाएं इन सबों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे स्टार्टिंग करते हैं, उस पर चलते हैं। ठीक, देखिए रक्त या रुधिर, और इसमें जो होता है लसिका को तरल संयोजित उत्तक कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो इसमें आपको रक्त आएगा, इसी को हम लोग रुधिर करते हैं, और इसके साथ साथ जो लसिका होती है ना, लसिका जो कि रक्त में ही पाया जाता है। तो तरल या जो आपका लसिका दोनों को जो एक ग्रुपिंग होता है, एक मिक्सर होता है जो कि एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। ठीक है ना, इनका अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है, जो पदार्थ होता है वो तरल होता है, अर्थात इसमें जो पदार्थ पाया जाता है वो लिक्विड फेज में होता है। रक्त जो कोशिकाओं के रूप में होता है, और लसिका ये भी आपका तरल रूप में पाए जाने वाला होता है। ठीक है ना, जिसमें कि कोशिकाएं बिखरी हुई रहती हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो तरल उत्तक कहते हैं। जो ये चूंकि ये लिक्विड फेज में पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं, यही वजह है कि जो आपका रक्त होता है और जो एवं जो लसिका है, इन दोनों को सम्मिलित रूप में हम लोग तरल उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये जो तरल उत्तक होता है, इसमें जो सबसे पहला भाग होता है वो रक्त या फिर रुधिर जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो पहला जो भाग है इसमें हम लोग को रक्त के बारे में है, रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर, इसका पहला भाग। ठीक ना, देखिए कह रहा है कि जो रक्त या रुधिर होता है, ये तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये जो रक्त या रुधिर जो है, ये तरल जो भाग होता है इसमें, इसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती हुई रहती हैं। ठीक है ना, ये देखिए होता क्या है कि ये जो होता है आपको प्लाज्मा कहलाता है, और प्लाज्मा के अंदर यानी कि प्लाज्मा में, चूंकि ये लिक्विड फेज में होता है आपका प्लाज्मा, और प्लाज्मा में रुधिर कणिकाएं जिसे ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वो आपका इसी प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो तैरते रहते हैं या फ्लोटिंग करते रहते हैं। ठीक है ना, दूसरा इसमें हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्लाज्मा है। इसके बाद तो प्लाज्मा के बारे में समझिए। प्लाज्मा जो होता है वह पूरे रक्त का आपका लगभग 55% आयतन के हिसाब से, कितना होता है, 55% जो होता है वो आयतन के हिसाब से, है ना, आयतन के हिसाब से आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है पूरे रक्त का। ठीक है, पूरे रक्त का कितना होता है, 55%, और 45% क्या होता है, तो 45% आपका इसमें रुधिर होता है ना, रुधिर होता है। आयतन के हिसाब से इतना पाया जाता है, रुधिर का निकाय पाया जाता है। ये जो आपका प्लाज्मा होता है हल्का पीले रंग का होता है, और ये चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, और ये क्षारीय होता है। कैसा होगा भाई, तो ये पीला रंग का होगा, पीला चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये क्षारीय भी होता है, क्षारीय द्रव होता है ना। अर्थात अगर इसे टेस्ट किया जाए तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में आपको ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर में 90% वाटर है ना, प्लाज्मा में। देखिए प्लाज्मा कितना होता है रक्त का, 55%, और 45% रक्त होता है। इस प्लाज्मा के अंदर जो होता है 90% आपका जल होता है, 90% क्या होता है, जल होता है। और बाकी जो 10% होते हैं इसमें आपको प्रोटीन हो गया, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ हो गया,
ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, है ना, क्या अकार्बनिक पदार्थ, ये सभी के सभी जो होते हैं आपको इसी 10% के अंदर पाया जाता है। किसमें? तो प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? 90% तो पूरा जल ही होता है। पूरा प्लाज्मा का, जैसे रक्त का 55% हो गया, इस 55% में कहा जाता है कि 90% जल होता है और 10% में ही मात्र प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की मात्राएं पाई जाती है। ठीक है ना। अब जो है कि वो यहाँ पे बार बार बात हो रही है रक्त कणिका की, ठीक है ना, किसकी की? तो रक्त कणिका की। तो देखिए रक्त कणिकाएं जो होती है, ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये आपकी रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं जो होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आपको पढ़ना है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल लाल रक्त कणिका, है ना, लाल रक्त कणिका। दूसरा जो है आपको डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है ना। और तीसरा जो है वह है आपका प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो आपको 3 प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन है? एक आपका आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये क्या है? तो ये रक्त कणिका का पार्ट है। 3 तरह की आपके रक्त कणिकाएं रक्त के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किसी जंतु पे, छोटे जंतुओं पे किया जाता है। उसके बाद ही वो प्रयोग जो है बड़े जंतुओं पे किया जाता है, अगर छोटे जंतुओं पे सक्सेस होता है तब। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना मेढक की बात की गई है। मेढक की अगर कणिका की बात करें, रक्त कणिका की, रेड वाली की, तो इनकी जो कणिकाएं होती है वो बड़ी होती है, रेड वाली, और ये अंडाकार होती है। ठीक है ना। और मेढक के जो प्रत्येक लाल रक्त जो कणिका होते हैं, ये रुधिर कणिका होते हैं, एक केंद्रक होता है, अर्थात रेड ब्लड सेल्स का जो सेल होता है उसके में अंदर में एक केंद्रक पाया जाता है। अब जो अस्तनी है, जो कि अस्तनी कहने का मतलब कि जो आप सीधे बेबी को जन्म देते और अपने बेबी को दूध का फीडिंग कराते हैं, ठीक है ना, मिल्क फीडिंग कराते, उसको हम लोग अस्तनी कहते हैं, जिसमें कि मनुष्य हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, ये सब अस्तनी होते हैं। तो इनमें जो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, वाइकॉनकेव होते हैं। वाइकॉनकेव कहने का मतलब कि उभयावतल, अर्थात कहना मतलब कि दोनों ओर से वह अवतल होते हैं, है ना, अवतल के जैसा होते, इस प्रकार से चपटी जैसा आपकी होती है, चपटी जैसा, है ना, बीच में चपटी होगी आपकी, इस प्रकार से होती है। बीच में दोनों ओर से क्या होगी? चपटी हुई होगी ना, गोलाकार होगा और बीच में चपटा होगा। ठीक है, और इसका जो सतह होगा वो क्या होगा? गोलाकार होगा, है ना। तो ये गोलाकार के साथ साथ दोनों ओर से क्या होती है? चपटी होती है। और ये इस जो आपका कणिका है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जो अस्तनी वाले होते हैं, जो अस्तनी वाले रेड ब्लड सेल से आरबीसी है, उसमें आपका केंद्रक नहीं होगा। और ये आपको बनता कहाँ है? ये इस बात को याद रखना है कि इसका निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। आपको हमेशा क्वेश्चंस में पूछते रहता है कि आरबीसी का निर्माण किस जगह पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। अच्छा, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी जाकर मरता कहाँ? या आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। किसको? प्लीहा को, अस्प्लीन, ठीक है ना, क्या कहते हैं? अस्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके लाल रक्त जो कणिका है, ये लाल रक्त ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण यह है कि जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही, किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका ये जो एक प्रकार का प्रोटीन है आरबीसी रेड दिखाई देता है ना। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें ग्लोबिन जो होता है वह 90% पाया जाता है। कितना? ग्लोबिन जो है आपका वह 90% है, नहीं 96% है ना। कितना? 96% पाया जाता है। और एक रंजक होता है इसमें जो कि 4 से 5% के आसपास पाया जाता है, रंजक जो कि 4 से 5% के आसपास में पाया जाता है ना। तो हीमोग्लोबिन में क्या है आपका? हीमोग्लोबिन में तो हो गया, ग्लोबिन जो है 96% है, रंजक कितना है? 4 से 5% के आसपास में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देता है आरबीसी। हिम अणु के केंद्र में होता है। ये कहाँ होता है? अणु के केंद्र। हिम मतलब कि लोहा एक प्रकार से, ठीक है ना। तो लोहा जो होता है वो कहाँ होता है? केंद्र में होता है। हिम यानी कि लोहा केंद्र में होता है। एफी कहाँ पाया जाता है? लोहा केंद्र में पाया जाता है ना। और लोहा होता कैसा है? आप देखिएगा कि जब लोहा का ऑक्साइड बनता है वो रेड कलर का होता है ना। कैसा होता है? रेड कलर का। तो इसी की वजह से ये रेड कलर का भी आपको दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका लोहा होता है यानी कि जो हीम होता है, इसमें ऑक्सीजन को बांधने और उसे मुक्त करने की क्षमता होती है। और यही वजह होता है कि हमारे शरीर के पूरे पार्ट्स में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम किसका है? इसी हीम का है, यानी कि हीमोग्लोबिन का है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं और श्वसन की क्रिया जब होती है और फेफड़ा जब ऑक्सीजन को हार्ट में भेजती है जहां पे कि बहुत सारा आपका ये ब्लड भरा होता है, तो ब्लड के साथ वो संयोग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर वो जो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पूरे रक्त को शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां पे उनकी जरूरत होती है। और फिर वो क्या करता है? उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ होता है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और फिर वो आपके वही प्रोसेस जो आपका सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट से फेफड़ा और फिर फेफड़े के द्वारा नाक से बाहर निकलता है ना। तो ये पूरा एक प्रोसेसिंग होता है जो कि आपको श्वसन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि जो रक्त होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त जो है लाल रक्त कणिका लाल दिखाई देती है। दूसरा कि उसमें ग्लोबिन जो होता है 96% और एक रंजक होता है 4 से 5% के आसपास में। और उसमें एक क्या पाया जाता है? हीम यानी कि उसमें एक आपका लोहा का कण होता है, लोहा पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आरबीसी। नेक्स्ट हम लोग डब्ल्यूबीसी पे बात करते हैं, श्वेत रुधिर कणिका या रक्त कणिका, है ना। देखिए ये जो होता है अनियमित आकृति, इसकी आकृति जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, केंद्रक युक्त होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है, कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट दिखाई देता है, यानी कि ये श्वेत दिखाई देता है। इनकी संख्या जो होती है लाल रक्त कणिका की संख्या से काफी कम होती है, ठीक है ना, बहुत ही कम होती है, काफी क्या कि बहुत ही कम होती है ना। और ये कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार से माना जाता है। कुछ ऐसे इसमें सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये जो डब्ल्यूबीसी होता है आपको दो प्रकार के होते हैं। जिन श्वेत कणिकाओं की में जो कण है वो मौजूद होते हैं उन्हें हम लोग आपको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसमें कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल का केंद्रक प्लावित होता है, यानी कि तैरता रहता है। क्या क्या इसमें पाया जाता है? जो कण होता है आपका, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसमें भी कई प्रकार के कण तैरते हैं, जिसमें आपका तो एक हो गया ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी के अंदर आपका पाया जाता है न्यूट्रोफिल, और इसी में आपका और क्या पाया जाता है? तो इसी में आपका पाया जाता है इओसिनोफिल, ठीक है। इसमें
इस व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कुछ कण तैरते रहते हैं, जिसमें कुछ कण के जो केंद्रक होते हैं वो ये 4 केंद्रक होते हैं। कौन कौन? ग्रेनुलोसाइट्स होता है, न्यूट्रोफिल होता है, इओसिनोफिल होता है और बोरोफिल होता है। ये 4 प्रकार के कण जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, उसके कण के अंदर तैरते हुए रहते हैं, ठीक है, प्लावित होते रहते हैं। कुछ श्वेत कणिकाओं में, कोशिका में कण ही नहीं पाए जाते, यानी कि खाली होता है, उसमें कोई प्रकार का कण नहीं होता है, जिसे कि हम लोग ए ग्रेनुलोलास्ट साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें कि आपका कोई कण नहीं होगा ना, उसे हम लोग उस पदार्थ को, उस कण को हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट के नाम से उसे जाना जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसका नाम है 2 प्रकार के, है ना, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपका एक में है लिम्फोसाइट। क्या होता है? एक लिम्फोसाइट होता है आपका, एक होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका गोनोसाइट। दूसरा क्या है? गोनोसाइट है, गोनोसाइट। तो व्हाइट ब्लड सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा क्या होता है? गोनोसाइट, है ना, गोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट किसको कहते हैं? लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। यानी कि शरीर के अंदर कोई जब रोग होने लगता है, उस रोग को सबसे पहले शरीर के अंदर रोकने वाला जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। यही कारण है कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। सैनिक क्या करते हैं? दुश्मन को बाहर ही रोकने का काम करते हैं ना। जब तक वो मर नहीं जाते तब तक दुश्मन शरीर के अंदर, मतलब दुश्मन जो होता है ना, वो हमारे देश के अंदर या फिर कहीं भी इंटर नहीं कर पाते, घर के अंदर नहीं इंटर कर पाते, क्योंकि सैनिक जो होता है उसको रोकने का काम करता है। उसी प्रकार से आपका ये जो लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी के निर्माण में काम करता है। और एंटीबॉडी जब बनता है तो ये करते क्या है कि कोई भी जो रोग होता है, यानी कि रोगाणु जो होता है, उस रोगाणु को सबसे पहले रोकने का काम करते हैं। तब तक रोकने की कोशिश करते हैं जब तक कि वो खुद ही डेड ना हो जाए। जैसे वो डेड हो जाते हैं तब जाकर के वो जो रोगाणु होते हैं आपके शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक है। और अन्य जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसमें जीवाणु को नष्ट करने की भी काम करते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होता है वो क्या करते हैं? जीवाणुओं को, जो रोगाणु होते हैं ना, जो शरीर में इंटर करते हैं, उसको नष्ट करने का भी काम करते हैं ना, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। यही वजह है कि हम लोग बहुत सारे रोगों से ना लड़ पाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में लड़ पाते हैं। और तब तक लड़ते हैं जब तक कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी रहता है। एंटीबॉडी खत्म होता है तब जाकर के हम लोग उस बीमारी से नहीं लड़ पाते या फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, ये तो हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तीसरा नंबर जो हम लोग का था वो क्या था? प्लेटलेट्स था, है ना। क्या था? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स था, जिसे कि रुधिर प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। देखिए, फिर वही बात सबसे पहले आ जाती है मेढक पे। कह रहा है कि मेढक के जो रुधिर होते हैं उसमें छोटी छोटी तरकू आकार के ना, तरकू आकार के कुछ कण पाए जाते हैं, जो कि केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो आपका थ्रोम्बोसाइट्स होगा ना। जो मेढक के अंदर छोटे छोटे कण होंगे तरकू आकार के, वो क्या होंगे? तो आपका ये प्लेटलेट्स होंगे, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स होंगे। स्तनियों में ये सूक्ष्म होते हैं, रंगहीन होते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता। ये केंद्रक विहीन भी होता है। क्या क्या होता है? तो ये आपका रंगहीन होगा, ठीक है, केंद्रक विहीन होगा, इसमें केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक विहीन होगा, ठीक है, विहीन होगा। इसके साथ साथ ये जो है आपका इसमें कुछ गोलाकार टिकिए के समान, ये जो होते हैं ना गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। गोलाकार में कैसा? तो टिकिया के समान होते हैं ना, टिकिया जो दवाई का होता है ना, वो उस प्रकार के आपको प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार के प्लेटलेट्स पाए जाते हैं।
ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका मुख्य कार्य है कि जब शरीर के अंदर से कटने पे, छिलने पे ब्लड अगर बाहर आती है तो उस ब्लड को रोकने का, यानी कि ब्लड को जमाने का, थक्का बनाने का मेन इसका कार्य होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि रक्त को थक्का बनाए। क्या करे? थक्का बनाने का काम है। ठीक है, थक्का बनाने का कार्य करता है कौन? आपका रक्त। ठीक है ना, सॉरी, ये प्लेटलेट्स। जैसे कि आपका अगर कभी कट छट जाता है ना, कटने के बाद देखते होंगे ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद आप देखते होंगे कि कुछ देर के बाद जो ब्लड है वो जम जाता है। क्यों जमता है? ब्लड में ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, जो प्लेटलेट्स है, ये बाहर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो जम जाता है। ठीक है ना, क्या होता है? जम जाता है। यही वजह है कि रक्त आपका जम करके और ज्यादा रक्त को और ज्यादा ब्लड को शरीर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड निकल जाएगा तो आप, हो सकता है कि ब्लड की कमी से, बहुत लोगों की आपने सुना होगा कि ब्लड की कमी की वजह से डेथ कर गया, मर गया। तो रीजन क्या है? कि उसका ब्लड रुक नहीं पाया। ठीक है, कभी अगर ज्यादा कट जाता है ना, बहुत ज्यादा अगर कट गया तो वो ब्लड आपको खुद से नहीं रुक पाएगा। हल्का फुल्का कटता है तो आपको जम जाता है और रुक जाता है। लेकिन अगर ज्यादा कट गया तो उसको करना क्या है? सबसे पहले अगर ज्यादा कट गया तो किसी भी प्रकार से उसके ब्लड्स को रोकने की कोशिश करना है ना। ये फर्स्ट एड में आप जब आप सीखेंगे तो फर्स्ट एड में अगर जो प्राथमिक उपचार होता है उसमें आपको पहले सिखाया जाता है कि अगर सबसे पहले किसी का एक्सीडेंट हो या कट छट गया, कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले उसके ब्लड्स को रोकने का काम करते हैं। ब्लड्स रुक जाएगा, उसके बाद उसके जो सेकेंड ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि सबसे पहला तो ब्लड ही रोकना जरूरी है। अगर ब्लड से शरीर निकल जाएगा तो हो सकता है कि वो वही मर जाए। तो सबसे पहले आपको करना ही यही है कि ब्लड को रोकना है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब है यहाँ पे ये सारे हो गए, प्लेटलेट्स के पार्ट्स हो गए। अब है कि रुधिर का कार्य क्या है ना, रुधिर का कार्य। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंदर जो मेन कार्य है ना, जो शरीर के अंदर संवहन का जो कार्य करते हैं वो रुधिर ही करते हैं। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि ये जो है परिवहन और ताप नियंत्रण, तो रुधिर के दो कार्य हैं। एक, देखिए रुधिर के कितने? दो कार्य हैं, मुख्यतः दो कार्य, जिसमें एक आपका है परिवहन और दूसरा जो है वह है ताप नियंत्रण। क्या है? ताप नियंत्रण। तो दो प्रकार के कार्य ये करते हैं आपके रुधिर, जिसमें एक तो आपका क्या हो गया? एक हो गया परिवहन का कार्य करना और दूसरा जो है इसका क्या कार्य है? तो ताप का नियंत्रण करना। ठीक है ना। देखिए अब इसमें पहला क्या कार्य है इनका? पहला कार्य, ठीक है, पहला कार्य कह रहा है यहाँ पे कि रुधिर के द्वारा जो पची हुई भोजन होते हैं, ये भोज्य सामग्री जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, या अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि गैस, कार्बन, जिसमें कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका परिवहन का कार्य करता है। यानी कि सीधे सीधे लिख सकते हैं भोज्य पदार्थ और गैस का परिवहन कौन करेगा? तो आपको ब्लड सेल्स करेंगे, रुधिर करेंगे। ठीक है, और ये हर अंगों तक पहुंचाने का, जैसे भोज्य पदार्थ में आपका ग्लूकोज हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ये चूंकि शरीर के हर एक कोशिकाओं की ऊर्जा के लिए जरूरत होती है ना। ग्लूकोज से क्या मिलता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है। हम लोग आज जो हम अभी जो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, ये हमारे शरीर के अंदर की एनर्जी है, जिस वजह से पढ़ा पा रहे हैं। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो शायद मैं आप लोग के सामने खड़ा भी ना हो पाऊं, है ना। तो ये सारा एनर्जी का खेल है। अगर शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो शायद मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। और शरीर के अंदर एनर्जी जो होता है वो जमा होता है, संचित होता है। ठीक है, किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है ना, किस रूप में? एटीपी के रूप में आपका एनर्जी जो होता है शरीर के अंदर जमा होता है। आपको आगे जो पोषण चैप्टर है उसमें पढ़ना है। पोषण जो 10th क्लास में जो पोषण चैप्टर है वहां पे आपको इसको डिटेल में पढ़ना है
ठीक है। एटीपी क्या होता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, उसका कार्य क्या है, ठीक है, ये सारे के बारे में। अभी इतना समझिए कि ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं भोज्य पदार्थ और गैसों का, गैसों में जिसमें ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसका परिवहन करने का काम हर कोशिकाओं तक करते हैं। कोशिकाओं तक ले जाना और कोशिकाओं में जो बने उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर लेकर के आना, इन्हीं का काम है। दूसरा, यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है, यानी कि लीवर के अंदर जो मांसपेशियां हैं वहां पे जो ताप उत्पन्न होता है, यह रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में उस ताप को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि ताप को पहुंचा देता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। दूसरा नंबर में क्या होता है, ये दूसरा नंबर में क्या करता है, तो ताप का नियंत्रण। ताप का नियंत्रण कैसे करेगा, जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों को करते वक्त शरीर के अंदर एनर्जी निकलती है, पेशियों से एनर्जी निकलती है, यकृत से एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को वो पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, शरीर के हर एक अंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसे, जिसकी वजह से कोई एक प्रॉपर अंग आपका या उत्तक आपका गर्म ना हो करके मतलब बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, इस वजह से जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हर एक पार्ट आपका सामान्य रूप से गर्म होता है ना, यानी कि वो ताप को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तीसरा नंबर में कि श्वेत रक्त जो कणिकाएं होते हैं वो जीवाणु या जो हानिकारक आपके जो पदार्थ होते हैं जो कि जिससे कि आप बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करता है ना। तो इसमें आपको डब्ल्यूबीसी, कौन, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो जीवाणु और हानिकारक पदार्थ, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसे नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, जिससे कि आप कई प्रकार के रोग से क्या रहते हैं, मुक्त रहते। रोग ये बेसिकली रोगाणुओं को मारने का काम करता है, तो आप हर प्रकार के रोग से मुक्त रहते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, जब भी किसी को फीवर लगता है तो फीवर में सबसे ज्यादा इनकी बुखार सबसे ज्यादा जो होता है आपको डब्ल्यूबीसी ही खत्म होता है। यही वजह होता है कि जब फीवर आपको ठीक होता है तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। इसका रीजन ये होता है कि डब्ल्यूबीसी आपके शरीर के अंदर से बहुत हद तक फीवर में खत्म हो गई और फिर उसको बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है एक तो रोगाणु या फिर जीवाणु को नष्ट करता है और आपको रोगों से बचाता है। एंड लास्ट नंबर जो है प्लेटलेट्स, रुधिर को जमाने में मदद करता है। जब प्लेटलेट्स पढ़ा है वो उसको भी बता दिए कि जो आपका प्लेटलेट्स होता है यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रुधिर को जमाने में काम करते हैं। क्या करते हैं, रुधिर को जमाने में काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपके रुधिर के कार्य को बता दिया गया है ना। 4 कार्य होते हैं जिसमें से कि आपका 2 कार्य आपको तो ये आरबीसी करता है, एक कार्य जो है डब्ल्यूबीसी का है और एक कार्य जो है वो प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का है ना। तो इस प्रकार से आपको ये जो तरल उत्तक है, ये तरल उत्तक का पूरा पार्ट था और ये पूरा अब खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो तीसरे प्रकार के आपको उत्तक जो है ना। पहला जो आपको पढ़ाए थे वो वास्तविक उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा जो था आपका वो कंकाल उत्तक था और कंकाल उत्तक के अंतर्गत ही ये सारे के सारे पार्ट्स आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पेशी उत्तक। तो हम लोग पेशी उत्तक को नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा कहना यह है कि जिस एनर्जी से मैं पढ़ा पा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ उस एनर्जी से आप लोग हमारे वीडियो को ना शेयर नहीं कर पाते, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लोगों तक, अपने आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे देखें और लोग हमें भी उससे ज्यादा एनर्जी मिले और मैं उससे ज्यादा एनर्जी के साथ में आप लोग के सामने फिर से नया कोई टॉपिक लेकर के आऊं, है ना। तो ये थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे मोटिवेशन को या हमारे एनर्जी को किल कर दोगे ना तो फिर मैं आप लोग के पास नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।